हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी हुआ करता था ये पहले, अभी नया आयोग बन गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 32 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 33 डिस्कस करेंगे। वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहिएगा, स्टडी 24/7। यहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड अपडेट, करंट अफेयर्स के पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब आपको यहाँ पे अवेलेबल डेली बेसिस पे करवाते रहते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। गूगल पे भी आप यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर टेस्ट सीरीज टाइप करके और हमारी वेबसाइट का नाम लिख देंगे तो भी टेस्ट सीरीज आ जाती है, उसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा। अदरवाइज सबसे सिंपल, इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज में आपको नोट्स मिल जाते हैं आपके सिलेबस के कंप्लीट, और रेगुलर टेस्ट मिलते रहते हैं। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, एग्जाम के लिए सफिशियंट रहता है। लेट्स बिगिन। और भी कोई क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ऊपर नंबर दे रखा है इस पे। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ है। ये अभी रिसेंटली इसका 16th एडिशन हुआ है, 16वां सम्मेलन था ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ है, अबू धाबी में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये हर साल होता है, एनुअली होने वाला कार्यक्रम है, हर साल होता है। संयुक्त राज्य जैव विविधता सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16th कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये अभी रिसेंटली हुआ है, इसका आयोजन COP 16 का। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। COP 16 का जो अभी रिसेंटली आयोजन हो रहा है, ये कोलंबिया में हुआ है। रिसेंटली 21-22 अक्टूबर को हुआ है अभी ये कोलंबिया में। कोलंबिया कहाँ है? सदर्न अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आता है ये। कोलंबिया एक देश है। कोलंबिया की राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल है बोगोटा। बोगोटा कोलंबिया की कैपिटल है। कोलंबिया का अगर देखेंगे मैप में आप, तो इसके ईस्टर्न साइड पे है जो वेनेजुएला है और ब्राजील है। सदर्न साइड पे इक्वाडोर और पेरू है। नॉर्थ में इसके कैरिबियन सी आ जाता है। नॉर्थ वेस्ट में पनामा है और वेस्टर्न साइड पे पैसिफिक ओशियन है। तो ये दक्षिण अमेरिकी देश है जहां ये COP 16 का आयोजन अभी 21-22 अक्टूबर को हुआ है। निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी? ये ग्रोथ एंड फाइनेंस बुक किसकी है? ये किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी गई है सी रंगराजन। सी रंगराजन ने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक बुक लिखी है। एक क्वेश्चन कई बार किसी शिफ्ट में इस तरीके का पूछ लिया जाता है, जो चर्चा में रहती है बुक्स उनसे रिलेटेड, या फिर गांधी जी, नेहरू, इनकी कोई बुक पूछ ली जाती है। TIFF इसका विस्तृत रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? TIFF जो दे रखा है, देखिए आप देखते हैं कई बार कोई बुक है, अब बुक के जो कवर पेज है उस पर काफी अच्छा इमेज होता है, उसका जो कवर होता है ऊपर का वो काफी अच्छा इमेज होता है। तो उस तरीके के इमेज जो जनरेट करते हैं वो इसी से जनरेट करते हैं, और वो होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, जहाँ पे जो उच्च गुणवत्ता वाली जो इमेज हैं उनको ये एकत्रित करने का सबसे आसान तरीका है ये बनाने का TIFF। हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग वगैरह करना, या ये कवर, जैसे मैंने आपको बताया कोई बुक का कवर, या इसी तरीके की जो हाई क्वालिटी की इमेज है उसके लिए इसका यूज होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में अधिकतर जो वन पाए जाते हैं ये मानसून वन होते हैं। कौन से वन होते हैं? मानसून टाइप के जो फॉरेस्ट हैं सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं, और इनको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है इनको मानसून वन भी कहते हैं। और ये इनके लिए जो बारिश चाहिए होती है वो लगभग 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र वाले जो एरिया है उनमें पाए जाते हैं। इनमें जैसे चंदन है, शीशम है, महुआ, साल, टीक, बांस, इस तरीके के जो ट्री है, वृक्ष है, वो पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर सतलुज नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है? सतलुज रिवर जब भारत में एंटर करती है, तिब्बत होके एंटर करती है ये, तो कौन से पास के थ्रू एंटर करती है, किस दर्रे से होके, और ये
एंटर करती है, पूछा गया है। जो सतलज रिवर है ये एंटर करती है इंडिया में तिब्बत से सिपकिला पास के थ्रू। एक क्वेश्चन माउंटेन पास का पूछ लिया जाता है, कई बार मैचिंग में, कई बार इस तरीके से डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। सिपकिला कहाँ पे है? ये किन्नौर जिले में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है। किन्नौर जिला आता है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में के किन्नौर जिले में सिपकिला पास है। और यहीं पे भारत चीन सीमा पे एक पहाड़ी दर्रा है, ये सिपकिला है जो चीन और भारत का बॉर्डर पे ये पास है। और सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, इसी के पास में से। और तिब्बत में इसको कहा जाता है जांगबो, लैंगक्विन जांगबो। जो सिपकिला पास है इसको तिब्बत में क्या कहते हैं? लैंगक्विन जांगबो। व्यष्टि अध्ययन निम्न में से आप किसे कह सकते हैं? व्यष्टि अध्ययन क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो केस स्टडी, किसी चीज का केस स्टडी है वो है ये व्यष्टि अध्ययन, व्यष्टि अध्ययन। इसमें विषय इकाई तथा इससे संबंधित जो स्थितियां हैं उनका गहन परीक्षण ये केस स्टडी कहलाता है। किसी चीज के बारे में कोई गहन अध्ययन वो एक केस स्टडी हो गया कि उस पर पूरा पर्टिकुलर उसी पे स्टडी किया, कोई केस लेकर, वो है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, और पिछले जो एग्जाम हुआ है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का आप देखेंगे तो लगातार एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है। या तो पूछ लिया जाता है आपसे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, या भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है, दोनों में से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की बात हो रही है तो ये है वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? ये देहरादून में है, देहरादून उत्तराखंड में है। ये इनमें कंफ्यूज नहीं होना। भारतीय जो वन्य जीव संस्थान है, वन्य जीव संस्थान देहरादून में है, और जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ पे है? फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो है वो भोपाल में है, और ये देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। भारत में पीली क्रांति का क्या तात्पर्य है? रिवॉल्यूशन पे एक क्वेश्चन आता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन। इनमें मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए नोट कर लीजिएगा आप। या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ये मिल जाता है, इसका पीडीएफ, प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक, वीडियोज वगैरह, ये सब कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं आपको। देखिए पीली क्रांति का पूछा है, हम बात करते हैं हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। ये क्या है? ये जो खाद्यान्न है उनके लिए है। किसके लिए? खाद्यान्न जो है उनके लिए है। इसके अलावा बात करें हम व्हाइट रिवॉल्यूशन की, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मिल्क, दूध वगैरह, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। अगर जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, नीली क्रांति, वो किससे संबंधित है? ये फिश वगैरह जो मत्स्य उत्पादन है उससे संबंधित है, नीली क्रांति। ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात करें, ब्राउन रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं भूरी क्रांति, तो ये किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति। अगर अब सिल्वर रिवॉल्यूशन जिसको कहा जाता है रजत क्रांति, उसकी बात करें तो ये एग्स वगैरह से संबंधित है, सिल्वर रिवॉल्यूशन। येलो क्रांति की बात करें हम, येलो रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? जो खाद्य तेल हैं, खाद्य तेल के बीज उत्पादन या फिर तिलहन, इसको येलो रिवॉल्यूशन है। रेड रिवॉल्यूशन की बात करें, लाल क्रांति, ये संबंधित है, जैसे टोमेटो है या फिर कोई मीट वगैरह है उससे संबंधित है ये। पिंक रिवॉल्यूशन की बात करें, गुलाबी क्रांति, तो ये जो झींगा मछली है, झींगा मछली उत्पादन, उससे संबंधित है पिंक रिवॉल्यूशन। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। येलो रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन पूछा है तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, हमने अभी पढ़ा, येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन या खाद्य तेल बीज उत्पादन, इनमें वृद्धि, ये सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए आप लोग वीडियो को देख के निकल जाते हैं, लेकिन इसको लाइक जरूर कीजिएगा, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, उससे सपोर्ट बना रहता है। और फिर आप एक चीज क्लियर है,
आपका जितना सपोर्ट रहता है उसी बेसिस पे यहाँ पे मैं करवाता रहता हूँ टेस्ट, आपको हम उसी बेसिस पे करवाते हैं टेस्ट। अच्छा सपोर्ट मिलता है तो फिर दूसरे या तीसरे दिन नया टेस्ट आपको करवा दिया जाता है, या फिर आपका लेजीनेस रहता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो फिर आपको वीक में एक टेस्ट, 2 वीक में एक टेस्ट यहाँ पे करवाया जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है उनको तो रेगुलर सेंड करते रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर उच्चतम है? देखिए, सेंसस 2011 2011 की जनगणना का 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो किसी भी वे में पूछा जाए लेकिन पूछा जाता है। लिटरेसी रेट का पूछ लिया जाए, सेक्स रेशियो का पूछ लिया जाए, चाइल्ड सेक्स रेशियो का पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य की लिटरेसी रेट हाईएस्ट थी 2011 के अकॉर्डिंग, तो ये केरला की थी। केरला की थी 94% लिटरेसी रेट। इसके बाद में मिजोरम की थी सेकंड नंबर पे, मिजोरम की 91% थी। इसके मिजोरम के बाद में गोवा था, गोवा की भी 88 पॉइंट समथिंग थी। और इसके बाद में त्रिपुरा की थी, त्रिपुरा की भी 87 पॉइंट समथिंग है। और हिमाचल प्रदेश की फिर इसके बाद में 82.8% थी। तो पहले नंबर पे केरला, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे गोवा, चौथे पे त्रिपुरा, पांचवे पे हिमाचल प्रदेश। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। समाचारों में चर्चित चैटफील्ड समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समाचारों में चर्चित जो चैटफील्ड समिति है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है डिफेंस पॉलिसी से, रक्षा नीति से संबंधित है। और इसकी स्थापना की गई थी 1938 में, ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी। रक्षा जो भी आवश्यकताएं हैं उनको देख के की गई थी। चैटफील्ड आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश कैबिनेट कार्यालय के पास मौजूद थी और उन्होंने इसकी स्थापना की थी चैटफील्ड कमेटी की। इसके द्वारा जो मेन इंपॉर्टेंट जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी रक्षा में सहायता के लिए स्वैच्छिक आधार पर 5 उड़ानें स्थापित करने की योजना भी रिसेंटली प्रस्तावित की गई है। इसीलिए ये कमेटी चैटफील्ड समिति चर्चा में है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक जो चर्चा में है चीजें उन्हीं से ही रहता है, और वो हमारे सिलेबस में होना चाहिए। कायल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? ये कायल जो संरचना है ये किस स्टेट में पाई जाती है? कायल क्या है? ये मछली पकड़ने या जो अंतर्देशीय परिवहन है उसके लिए उपयोगी है। यहाँ पे कई बार पूछ लिया जाता है किसी एग्जाम में कि जो नेहरू ट्रॉफी है वो कहाँ आयोजित की जाती है? नेहरू ट्रॉफी पुन्नामद्दा कायल में ही आयोजित की जाती है। ये कायल है, पुन्नामद्दा कायल में ही ये नेहरू ट्रॉफी आयोजित की जाती है। और ये क्या है, एक तरीके से कहा जाए तो जो लेगून झीलें हैं, जो लेगून लेक्स हैं, उनको कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेगून लेक्स को कयाल। और कयाल का अर्थ क्या होता है एक्चुअल में? कयाल का मतलब होता है बैक वाटर। और केरल बैक वाटर खारे लेगून की झीलों का एक नेटवर्क है केरला में। तो लेगून लेक्स, कयाल, कायल ये सब एक ही है और ये केरला में है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट आयोजित की जाती है, ये अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है। ये इसकी रिपोर्ट जारी करता है। ये थिंक टैंक है ग्लोबल, ये आयोजन करता है इसका। और अभी रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अमेरिका से रिपोर्ट आती है तो वो बार बार माइनॉरिटी सेक्युलर इसके नाम पे है जो पूरी दुनिया को लेक्चर देते रहते हैं। जबकि उनके वहां देखिए अभी सिटिंग जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहा है, जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है उसी पे 2 बार असैसिनेशन के अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो वो लेक्चर देते हैं दुनिया को, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा करते नहीं है। और ये रिपोर्ट चर्चा में इसलिए क्योंकि अभी कई देशों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया है और उनमें भारत ने भी इसको एक राजनीतिक एजेंडा या फिर एक बायस रिपोर्ट कहा है भारत ने। ये इसका करेक्ट आंसर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी कौन करता है? ये
इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट, ये एक थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये जारी करता है। और ये कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। ये एक्चुअली कई इसकी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, उसका सहयोग भी करता है रिपोर्ट बनाने के लिए। इसका डेटा थोड़ा सा ठीक माना जाता है। मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से। लिस्ट फर्स्ट ये कंट्रीज दे रखे हैं, लिस्ट सेकंड में जो पेरिस ओलंपिक है उसमें किस देश की क्या पोजीशन थी मेडल टैली में, वो दे रखा है। देखिए पेरिस ओलंपिक में जो हुआ है उसमें पहला कौन सा देश रहा है टॉप पे मेडल टैली में, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स रहा है। दूसरी मेडल टैली में बात करें तो चाइना रहा है, चीन रहा है, और तीसरे नंबर पे जापान रहा है मेडल टैली में। भारत के लिए बहुत बुरा था ये वाला ओलंपिक। चौथे नंबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया था इसमें। पांचवें नंबर पे जो मेडल टैली में रहा है फ्रांस रहा है। छठे नंबर पे इसमें मेडल टैली में जो कंट्री था वो था नीदरलैंड। और सातवें नंबर पे था ग्रेट ब्रिटेन, जो ब्रिटेन है वो था सातवें नंबर पे। आठवें पे साउथ कोरिया था, नौवें पे इटली था और 10वें पे जर्मनी था। भारत की पूछी बात करें तो इसमें इंडिया 71 नंबर पे था, 71वें नंबर पे था इस ओलंपिक में। चीन का है अभी हमने पढ़ा, चीन सेकंड है, दूसरा। यूएसए का है पहला है। नीदरलैंड की बात करें तो ये छठा था और ब्रिटेन ये सातवां था। तो इस हिसाब से ए में जो ऑप्शन आएगा थर्ड, बी में जो ऑप्शन आएगा यूएसए पहला तो फोर्थ, सी में नीदरलैंड है, ये नीदरलैंड का सिक्स्थ और ब्रिटेन सातवां। 3 4 6 7 इस हिसाब से ये इसका आएगा। अच्छा इसका जो करेक्ट आंसर आएगा देखिए ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में सेकंड और डी में फर्स्ट। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। स्पोर्ट्स हमारे सिलेबस में है तो चांसेज हैं पूछे जाने के, और ये वैसे भी काफी कंट्रोवर्सी में चर्चा में रहा था। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? इकोनॉमिक और सोशल जो नियोजन है ये किसके अंतर्गत आता है? ये देखिए 7th शेड्यूल में आता है, 7वीं अनुसूची में आता है। और 7वीं अनुसूची में भी ये कॉन्करेंट लिस्ट जो है समवर्ती सूची उसमें आता है, और ये 20वें नंबर पे है उस लिस्ट में। इतना आपको तो याद नहीं रखना, आपको तो इतना ही ध्यान रखना है आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये समवर्ती सूची में है, 7वीं अनुसूची में है। सी इसका करेक्ट आंसर है। एक यूनियन लिस्ट होती है, एक सेंटर स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। जो समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं कानून। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है? ये है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का पूछा गया है, तो अनटचेबिलिटी कौन से अनुच्छेद में उन्मूलन किया था इसका? आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता, इक्वल बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 की बात करें तो रिलीजियस, कास्ट, सेक्स, बर्थ प्लेस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 42 की बात करें तो जो भी काम की न्याय संगत या जो मानवोचित दशाएं हैं उसका, या फिर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो जो ये लीव मिलती है अभी मैटरनिटी लीव, जो महिलाओं को लीव मिलती है वो उनको जब उस टाइम जो पीरियड रहता है उनका डिलीवरी वगैरह का टाइम रहता है उस टाइम पे लीव छुट्टी मिलती है उनको 6 मंथ की। पहले नहीं था, अब किया है ये रिसेंटली पिछले 2-3 साल में। तो ये आर्टिकल 42 के तहत किया है। सिम्बैक्स अभ्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिम्बैक्स अभ्यास क्या है? ये भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो
ये किया गया है, ये भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नौसेना नहीं है, ये सिंगापुर की नौसेना के बीच हुआ है, जिसको कहा जाता है आरएसएन। आरएसएन बोला जाता है सिंगापुर की नौसेना को, सिंगापुर गणराज्य नौसेना, इसके बीच में हुआ है ये। तो ये श्रीलंका का नहीं है, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर का है। 2024 संस्करण विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान में आयोजित किया जा रहा है, ये सही है। सिंगापुर और भारत के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है ये, और इसका अभी जो हो रहा है ये 31st एडिशन है, 31वां, और ये विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान में ही आयोजन किया जा रहा है, ये सही है। पूछा हमसे गलत कथन चुनना है, गलत कौन सा है? पहला गलत है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, और कोई क्वेरी है पूछ लीजिएगा। रेगुलर तैयारी कीजिए, टाइम मिलता है तो रिवीजन कीजिए, रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी हुआ करता था ये पहले, अभी नया आयोग बन गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 33 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 34 डिस्कस करेंगे। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आप टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं, चैनल को फॉलो करते हैं, तो उसके अलावा फिर आप कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत है नहीं। Let's begin. Recently, Luong Kuong elected as new president of which country? अभी हाल ही में लुओंग कुओंग ये इलेक्ट हुए हैं नए राष्ट्रपति। किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं लुओंग कुओंग? तो अभी रिसेंटली ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनसे पहले टॉम लाम थे, टो लाम, और टो लाम को रिप्लेस करके और ये बने हैं लुओंग कुओंग, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। तो जो जिस तरीके से बांग्लादेश में परिवर्तन हुआ है, बांग्लादेश में हालांकि वो स्टूडेंट्स का नाम लेके, स्टूडेंट मूवमेंट का नाम लेके किया गया, वैसा यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी वैसा ही परिवर्तन किया गया, क्योंकि इससे पहले जो थे वो जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और उनकी जगह भी इनको रिप्लेस किया गया। विच टीम वॉन विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024? अभी रिसेंटली कौन सी महिला क्रिकेट टीम ने ये 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुआ है ये जीता है? देखिए, वैसे तो हमारे सिलेबस में है स्पोर्ट्स इन न्यूज, और ज्यादातर क्या रहता है, क्रिकेट वगैरह के क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला विश्व कप है महिलाओं का। T20 पहला विश्व कप है ये, इससे पहले T20 महिला विश्व कप नहीं हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में और भी करवाते रहेंगे आगे, आप अपनी तरफ से पढ़िएगा। अभी जो जीता है ये न्यूजीलैंड ने जीता है, साउथ अफ्रीका को हरा के, और न्यूजीलैंड की टीम ने महिला विश्व कप जीता है। और ये कहां पे हुआ था? दुबई में हुआ था ये। बीपर्स still used in healthcare and emergency services, also known as बीपर्स। ये आईसीटी में है, हमारे सिलेबस में इस तरीके के क्वेश्चन जो एब्रेविएशन, टर्मिनोलॉजी या फिर जो चर्चा में है उसके क्वेश्चन आईसीटी के पूछे जाते हैं एग्जाम में। बीपर क्या है? बीपर है वायरलेस डिवाइस। अभी रिसेंटली लेबनान में जो डेडली पेजर ब्लास्ट हुआ था, उसमें यही डिवाइस यूज की है। ये क्या करता है? बीपर जो मैसेज है उसको डिस्प्ले करता है, रिसीव करता है बीपर, और ये वायरलेस डिवाइस है, इसको बीपर कहा जाता है। ये 90s 80s के टाइम पे काफी पॉपुलर था,
और आज भी कई इमरजेंसी सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज वगैरह में इसको यूज लेते हैं। और इसमें रेडियो सिग्नल का यूज किया जाता है, जो नियरेस्ट टावर होता है रेडियो टावर, उसका यूज किया जाता है इसमें। और ये इतना कैपेबल है कि जहां पे वीक सेलुलर सिग्नल होते हैं, जहां वीक सिग्नल होते हैं, वहां पे भी ये रेडियो टावर का यूज करके और ऑपरेट होता है। थ्रू द रेडियो सिग्नल के थ्रू ऑपरेट होता है। बीपर आपने सुना होगा भी, पेजर ब्लास्ट हुए थे लेबनान में। एक और चीज यहां से पूछ ली जा सकती है हमसे, देखिए ये 2 वे है, ये जो है ये तो 1 वे था कि इसमें सिर्फ मैसेज रिसीव कर सकते हैं आप, लेकिन रिप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन 2 वे पेजर भी होता है जिसमें मैसेज आप सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। वो स्मार्टफोन से थोड़ा कम फंक्शनल होता है। यहां से एक RCID का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी है जो यूज की गई है, RCID। ये पेजर और जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिगर एक्सप्लोसिव होते हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी से ब्लास्ट होता है, उसमें यही इसका शॉर्ट फॉर्म है, रेडियो कंट्रोल्ड इंपल्स एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये इसकी फुल फॉर्म है। In context of higher education, Honorable Supreme Court directed which of the following national body organization to frame and prescribe a course in environment education? हायर एजुकेशन का रोल क्या है, ये हमारे सिलेबस में है। हायर एजुकेशन, तो इसमें यूजीसी इसका करेक्ट आंसर आएगा। रोल ऑफ यूजीसी क्या रोल है हायर एजुकेशन में? तो जो भी सिलेबस में टू द सिलेबस आपके टेस्ट करवाए जाते हैं यहाँ पे। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट इज रेफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, देखिए 2 तरह के एयर पोल्यूटेंट होते हैं। प्राइमरी होते हैं जो डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर को, वो प्राइमरी होते हैं। और जो सेकेंडरी होते हैं ये डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। हमसे पूछा है सेकेंडरी का। ओजोन है सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, क्योंकि प्राइमरी जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं कौन से होते हैं? प्राइमरी जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, या फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज है, इंडस्ट्री है, व्हीकल एमिशन हो गया, कंबशन हो गया, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एयर पोल्यूटेंट में। जबकि ओजोन है ये एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है, और फिर ये सनलाइट वगैरह का रोल होकर जब जाके ये पोल्यूटेंट में इन्वॉल्व होता है, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है। देखिए आप वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा हमारी, इस पे आपको मिल जाएंगी, रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी ऑफर रखा हुआ है। आप अगर गूगल पे जाके टाइप करते हैं तो आपको ये हमारी वेबसाइट पे ले जाता है, या फिर डायरेक्ट आप study247.in पे जाते हैं तो भी आपको ये होम पेज पे ही मिल जाएगा। और इसमें अभी ऑफर रखा हुआ है, ये रेगुलर प्राइस है, जो नॉर्मल डेज में आपके लिए रेगुलर प्राइस होती है। और ये अभी दिवाली पे ऑफर रखा है, इसमें 50% ऑफ है, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और ये जो वेबसाइट है हमारी, इस पे भी आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये ऑफर चल रहा है अभी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज बाद में फिर आप इसका क्वेरी करते हैं तो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको कंप्लीट नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट सब मिल जाता है। उसके अलावा आपको और ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इससे सफिशिएंट आपका इजीली पिछली बार जो एग्जाम हुए हैं, पिछले 2-3 बार का देखें तो जिसने सीरियसली इसको फॉलो किया है, मिनिमम 20 से कम जो सीरियसली रहा है उसके 20 से कम नहीं आए होंगे, अदरवाइज 25 तक भी गए हैं। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आने की बात कर रहा हूं, आपका स्कोर नहीं। अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, या फिर आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है आप पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको कांटेक्ट कर लेंगे, रिप्लाई मिल जाएगा। अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी
की स्थापना की थी। ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, पॉलिटिकल मेंटोर थे ये महात्मा गांधी के। इनका और भी कोई कंट्रीब्यूशन है, जैसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है एक रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, रानाडे एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे का पढ़ा होगा आपने। तो रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना किसने की थी? वो भी गोपाल कृष्ण गोखले ने ही की थी। कई बार एग्जाम में इनका एक न्यूज़पेपर है, वीकली न्यूज़पेपर, उसका पूछ लिया जाता है हितवाद। हितवाद, ये इसको पीपल्स पेपर भी कहा जाता था और ये इंग्लिश में वीकली न्यूज़पेपर था। इसका पूछ लिया जाता है कि ये कौन पब्लिश करता था? तो वो भी गोपाल कृष्ण गोखले ही करते थे। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। एक जो 1909 का फेमस मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म है, 1909 का मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, उसमें इनका अहम रोल था, एक की रोल प्ले किया था उसको फ्रेम करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने। जैनिज्म डिफर्ड फ्रॉम बुद्धिज्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स? सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, उसका क्वेश्चन है। जैनिज्म डिफर्ड फ्रॉम बुद्धिज्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स? जैनिज्म बुद्धिज्म से कैसे अलग है, इनमें से कौन सी चीज की वजह से? तो देखिए, बुद्धिज्म है वो बिलीव नहीं करते फास्टिंग वगैरह में, व्रत वगैरह रखने में। जो बुद्धिस्ट संघ है ये एक प्रॉपर अटेनमेंट ऑफ मॉक्स है और वो दे हेट एक्चुअली सेल्फ मोर्टिफिकेशन एंड दीज थिंग्स। जबकि जैनिज्म में क्या होता है, वो बिलीव करते हैं फास्टिंग वगैरह में। बुद्धिज्म है वो बिलीव नहीं करते हैं कि कोई आत्मा होती है, सॉल वगैरह होता है, कुछ आत्मा होती है, ये बुद्धिज्म बिलीव नहीं करते। जबकि जैनिज्म में बिलीव है द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल इन एवरी लिविंग बीइंग। तो ये फर्क है। अदरवाइज कर्मा, अहिंसा, यज्ञ इन सब में कॉमन है, लेकिन ये डिफर करता है दोनों। सुदेशा गीतांगल, सुदेशा गीतांगल पब्लिश्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट राइटर्स? ये चर्चा में इसलिए सुदेशा गीतांगल क्योंकि अभी रिसेंटली जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने रीनेम किया है। किसका रीनेम किया है? तमिलनाडु के जो राजभवन है उसका रीनेम किया गया है। तमिलनाडु पर जो राजभवन हॉल है उसको ट्रिब्यूट किया गया है सुब्रमण्य भारती को। तो ये तमिलनाडु राजभवन का रीनेम इनके नेम पे रखा गया है। और ये जो सुदेशा गीतांगल है ये इन्होंने ही पब्लिश किया था। नेशनलिस्ट राइटर थे, पोएट रहे हैं सुब्रमण्य भारती, फ्रीडम फाइटर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी रहे हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी से इनका ये ताल्लुक रहा है और इनको महाकवि भरतियार भी कहा जाता है। सुब्रमण्य भारती को महाकवि भरतियार भी कहा जाता है। इनका कई कंट्रीब्यूशन है जिनका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्वदेश मित्रम, स्वदेश मित्रन, स्वदेश मित्रन, ये इसके रचनाकार कौन है या ये किसने ज्वाइन किया, कौन पब्लिश करता था? ये तमिल डेली न्यूज़पेपर था और उसमें इन्हीं का कंट्रीब्यूशन था, सुब्रमण्य भारती का। इनके जो कई और पब्लिकेशन भी है, जैसे एक तो यही हम पढ़ रहे हैं अभी सुदेशा गीतांगल, इसके अलावा इंडिया, विजया, ये इनके कई और पब्लिकेशन है। डम्बूर डैम इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? डम्बूर डैम कौन से राज्य में है, ये पूछा है सीधा। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले जब बांग्लादेश में सरकार बदली है उसके बाद आपने देखा होगा जब ये बारिश का सीजन चल रहा था तो बांग्लादेश ने एक आरोप लगाया था कि वहां पे जो बाढ़ आई है या ज्यादा एक्सेस फ्लड आया है तो उसका कि भारत ने एक ये डैम है डम्बूर डैम, इसको खोल दिया इसलिए हमारे यहाँ फ्लड आई है, जबकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने डिनाई किया था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये डम्बूर डैम कहाँ पे है, ये काफी चर्चा में रहा था। डम्बूर डैम ये गुमटी रिवर पे है। गुमटी रिवर कहाँ पे है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में है ये गुमटी रिवर और गुमटी रिवर पे है डम्बूर डैम। यहां से 40 मेगावाट
पावर सप्लाई होती है बांग्लादेश को, और बांग्लादेश को यहाँ से यहाँ पे हाइड्रो पावर जनरेशन होता है, इरिगेशन पर्पज के लिए भी है ये डैम। अगर डंबूर डैम नहीं पूछा जाता है हमसे तो यहाँ से पूछ लिया जाएगा आपसे, जैसे रुद्र सागर लेक है, रुद्र सागर लेक, या फिर अमर सागर लेक, कल्याण लेक, कमल सागर लेक, ये लेक कहाँ पे है आप नोट कर सकते हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ये सारे कंप्लीट नोट्स जो आपको बताए जा रहे हैं सब मिल जाते हैं आपको, जिस भी लैंग्वेज में आप ज्वाइन करते हैं। रुद्र सागर, अमर सागर, कल्याण सागर और कमला सागर लेक, ये सभी लेक त्रिपुरा में है। पूर्णा, परिणीता एंड इंद्रावती आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? पूर्णा, परिणीता और इंद्रावती ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, उसकी ट्रिब्यूटरी है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी रिवर को। जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसमें लार्जेस्ट है, पेनिनसुलर सिस्टम की बात कर रहा हूं, पूरे नहीं। ये त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट, स्पेशली जो महाराष्ट्र रीजन है वहां से गोदावरी निकलती है, वेस्टर्न घाट से, त्र्यंबकेश्वर से। और फिर ये सतमाला हिल, अजंता रेंज, महादेव हिल्स, और फिर ये वेस्टर्न घाट, और फिर आखिर में ये ईस्टर्न घाट्स को ज्वाइन करके बे ऑफ बंगाल में जाती है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये एक क्वेश्चन ट्रिब्यूटरीज का हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में फंसा दिया जाता है। एक बार एग्जाम में आया था ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है इनमें से, इसी तरीके से पूछ लिया जाता है। तो जो गोदावरी है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो हम, जैसे परवर है, मंजिरा है, मनेर है, परवर या फिर मंजिरा, मनेर, परवर, मंजिरा, मनेर, ये तीन इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो राइट साइड से आके ज्वाइन करती है इसको। और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो बाईं ओर से आके ज्वाइन करती है वो अभी हमने पढ़ी है, पूर्णा, परिणीता, इंद्रावती। इसमें एक सबरी और जोड़ सकते हैं आप, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये सभी गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ राइट्स? पर्सनल, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये किस कैटेगरी में आता है? देखिए 1978 में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आर्टिकल 21 का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। 1978 में एक लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये किसके अंडर है? आर्टिकल 21। और उसमें कहा कि इट इज नॉट लिमिटेड टू मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस बट इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड द राइट टू लिव विद डिग्निटी। इसमें तो ये पर्सनल लिबर्टी का जो है, डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी, तो पहले यही माना जाता था सिर्फ लाइफ का, कि राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया है 1978 का केस, इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट दिया कि ना सिर्फ राइट टू लाइफ बट पर्सनल लिबर्टी, डिग्निटी जो है वो भी इसमें आता है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा राइट, ये फ्रीडम है। The Unified Lending Interface is a new technology platform associated with, अभी तक आपने UPI सुना होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अब आया है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ये एक नई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ये किसका है? आरबीआई का है। अब जो क्रेडिट की जरूरत होती है लोगों को, या समझने के लिए कहें कि जो लैंडिंग प्रोसेस है उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी और वो स्पीड अप भी हो जाएगा। जैसे कोई लोन लेना चाह रहा है तो अब उसमें जो
एक उसका प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। दूसरा, अभी जो कॉस्ट लगता है उससे कॉस्ट भी कम हो जाएगी और ये क्विक प्रोसेस होगा। उसके लिए आरबीआई लेके आया है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। Which one of the following activities is an example of a primary activity? प्राथमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? ये इकोनॉमी का क्वेश्चन आपके जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, एग्रीकल्चर वगैरह उस टॉपिक से है ये क्वेश्चन। प्राइमरी एक्टिविटी में आता है एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, ये प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या आता है? जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। देखिए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी ये प्राइस ऑफर रखा हुआ है, अगर आपने पहले स्किप किया है तो आपको फिर से रिवाइंड करवाया जा रहा है। ये दिवाली का भी ऑफर रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पार्लियामेंट कमेटी का कि इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि सभी के आए, लेकिन किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम 2-3 दिन होता है, एक दिन में 2 शिफ्ट होती है। आपके पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको अभी पैटर्न नहीं पता हो तो। और यहाँ से वेबसाइट से सिलेबस भी आप डाउनलोड कर सकते। लार्जेस्ट जो पार्लियामेंट कमेटी है ये है कमेटी एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन एस्टिमेट। ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्लियामेंट कमेटी है। इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज एक ये है कि इसमें राज्यसभा से, जिसको अपर हाउस बोला जाता है राज्यसभा को, उसका कोई मेंबर नहीं होता है कमेटी ऑन एस्टिमेट्स में। सारे मेंबर इसमें लोकसभा के ही होते हैं। Which of the following gives global gender gap index ranking to the countries of the world? Global gender gap index कौन जारी करता है? ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जारी करता है। अब अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 के लिए जो जारी किया गया है ये 146 कंट्रीज का जारी किया है। इसमें जो एवरेज स्कोर आया है, ओवरऑल स्कोर 68.5% के क्लोज रहा है ये। इसमें वो 0 और 1 वाला सिस्टम है। 0 मतलब बिल्कुल इनइक्वलिटी, 1 इक्वलिटी, इस तरीके से ये कैलकुलेट करते हैं। इसमें स्वीडन नहीं, आयरलैंड ने पिछले 15 साल से, ये देश इसमें पहले नंबर पे रहा है। टॉप हमेशा पिछले 15 साल से आयरलैंड ही कर रहा है। इसका जो 93.5 रहा है स्कोर इसमें। और इंडिया का इसमें रैंक देखा जाए तो 129 है। और इसमें ज्यादा हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हम एक बार जैसे हंगर इंडेक्स में जहां हम फूड सप्लाई करते हैं या जिनको मदद करते हैं जिन कंट्रीज को, उनसे भी नीचे हंगर इंडेक्स में रहते हैं। वैसा ही इसमें भी हम बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन देशों से नीचे ही है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी हो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।